बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग आज। नंदीग्राम में धारा 144 लागू, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, कहा बड़ी मात्रा में पैसा बांट रहे नेता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं जो 24 घंटे 7 दिन झूठ बोलते हैं। और तमिलनाडु में कोरोना मरीजों में हुआ इजाफा, राज्य में बढ़ाया गया 30 अप्रैल तक लॉकडाउन। मुख्य सचिव राजीव रंजन ने जारी किया आदेश। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मल्होत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल और असम में की आ रही है। तो बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल और असम में वीरवार यानी कि आज विधानसभा चुनाव के वोटिंग जारी है और ऐसे में असम में भी दूसरे चरण में वोटिंग जारी है। तो आपको बता दें कि नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्स की 22 कंपनियां तैनात हैं और ऐसे में आपको बता दें कि बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी मैदान में है। तो वहीं असम की बात करें तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं और ऐसे में आज की वोटिंग में सबकी नजर नंदीग्राम पर है, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। और ऐसे में नंदीग्राम समेत वोटिंग वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। तो यहां आपको यह भी बता दें कि बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 9 और बांकुरा की 8, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 और साउथ की 24 परगना की सीट 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। और ऐसे में नंदीग्राम समेत कई क्षेत्रों में वोटिंग के दौरान तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने मैदान में हैं और कुछ महीने पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आई थी और यहां शुभेंदु की साख भी दांव पर है। और ऐसे में नंदीग्राम सीट जीतने के लिए ममता बनर्जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि ममता ने यहां ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और रोड शो किए। और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में बीजेपी की ओर से जमकर प्रचार किया गया और वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नंदीग्राम में रैली और रोड शो किया। और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी नंदीग्राम में रोड शो कर माहौल बनाया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज असम और पश्चिम बंगाल में, तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जुड़ रहे हैं। अशोक, सबसे पहले तो आप सभी का एनबी न्यूज पर स्वागत है। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज असम और पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है और आज बताया जा रहा है कि नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्स की 22 कंपनियां भी तैनात की गई हैं, क्या कुछ जानकारी? हेलो सर, आपको हमारी आवाज सुन पा रही है? सुन रहे हैं जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पश्चिम बंगाल और असम में वोटिंग जारी है और ऐसे में आज नंदीग्राम में भी लगातार ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, असम और अपना जो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो आज चुनाव का अपना जो है होने हैं, चुनाव होगा। इधर क्या नाम आपका बीजेपी और टीएमसी वगैरह जो है अपना तृणमूल कांग्रेस जो है अपना ममता बनर्जी है, अपना उनका भी अपना हिसाब किताब अपना चल रहा है। पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव भी होने जो चुनाव भी चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इस तरह से अपना चल ही रहा है। हर कोई अपना जो है तो खुद को अपना जीता हुआ समझ रहा है कि भाई मैं तो अपना जीत गया हूँ। सिक्योरिटी भी अपने काफी बढ़ी हुई है, जैसे कि आपने बताया। जब अपना
इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके भी अपने काफी बढ़ाया हुआ है। तो कोशिश यही है कि हर कोई कर रहा है, या टीएमसी भी कर रहा है, अगर भाजपा भी कर रहा है कि उसको जो है अपना उसके कैंडिडेट्स को अपना वो मिले। नंदीग्राम है, नंदीग्राम हॉट सीट है, उस पर ममता बनर्जी और जो टीएमसी में ही रहे थे वही अपना उनको आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। आज भी से अपना कुछ टाइम पहले वो अपना कैंडिडेट है ममता के सामने जो है खुद उन्हीं के जो साथ रहे हुए को शुभेंदु वो खुद अपना जो है अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प जो है मुकाबला अपना चल रहा है। अपना जो है कौन किसको मात देता है ये सब इसी घात में लगाए बैठे हैं कि कैसे किसको जो है मात दी जाए। जी जी सर, आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आज सभी की नजरें नंदीग्राम पर टिकी हैं और ऐसे में वोटिंग भी जारी है, और आपको क्या लगता है कि सुरक्षा की व्यवस्था करें तो आज सुरक्षा किस हिसाब से की जाएगी? देखिए का सुरक्षा तो होनी भी चाहिए। अपने क्वेश्चनिंग जो भी ऐसे में है बैड एलिमेंट्स होते हैं वो भी अपना जो पूरा फायदा उठाते हैं। और दूसरे जो नंदीग्राम जो है ये हॉट सीट है अपना, इसमें क्योंकि ममता जो है पहले दूसरे अपना से सीट से लड़ती थी तो इस पे अभी आई है। और अपना इसके बाद में जो है जो परेशानी वाली बात हो ही सकती है कि कैसे भी क्या है। तो अपना जो है कि कहीं वोटिंग गलत ना हो, फर्जी वोट न पड़े, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना है और अपना जो बैड एलिमेंट अपना जो अपना सर ना उठा सके, इस तरह से जो होता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल जो चुनाव के टाइम में जो है अपना गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसमें जो है जो हो रहा है जो इस बार के चुनाव में तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो है कि आदमी को बरतने की जरूरत है। और गवर्नमेंट जो है इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और चुनाव आयोग इसके लिए जो है अपना प्रयासरत है और वचनबद्ध है कि जो अच्छे जो चुनाव अपने कराए जाए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये सब जरूरी होता है जो ये लोग जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट और चुनाव आयोग कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ बंगाल और पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी हो चुकी है और उस बीच अब नंदीग्राम में भी यहां देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहता है। और ऐसे में नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्स की 22 कंपनियां तैनात हैं। इतनी जल्दी आकर वोट डाला मैं काम करता है, काम मिस्त्री काम कर जाएगा, मिस्त्री का मेरा हाथ बजा जाएगा। क्या सोच के वोट दिया? क्योंकि हमें हमेशा होता है कि मेरा विकास हो, देश का विकास हो, आसाम का विकास हो। क्या सोचा? देश में ठंडा रहेगा इसके वोट देगा, शांत रहे। हाँ, सब शाम का और काम करने जाना इसलिए जल्दी आ गया। हाँ काम, हाँ पूरा काम में जाएगा, इसका आएगा। थैंक यू। लगातार दिखा रहा है जहां वोटिंग जारी है और माहौल भी यहां सही दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में भी 22 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। तो इसी के साथ बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग आज है। तकलीफ नहीं हुआ? नहीं। कैसा लग रहा है इस साल पोलिंग में? अभी तक जितना पोलिंग हुआ कास्टिंग कैसा होगा आपको लगता है? अच्छा ही होगा। आप लोग का पोलिंग पे कितना कास्टिंग होता है? कास्टिंग रेशियो इट्स अबाउट अच्छा ही होता है। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एकजुट होने के लिए विपक्षी नेताओं का आह्वान किए जाने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां कटाक्ष किया है। और ऐसे में जेपी नड्डा ने कहा कि एक समान विचार वालों को एकजुट होने का पूरा हक है, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ एकजुट करने का आह्वान बताता है कि ममता बनर्जी की नाव डूब रही है। ये प्रजातंत्र में
सबको अधिकार है कि वह चुनाव की रणनीति में अपने वैचारिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को साथ इकट्ठा करे, ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन इस समय सबको इकट्ठा करना और ये कहना कि मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है, और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए यह जो संदेश दिया उन्होंने, ये जो चिट्ठी लिखी, ये है तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन ये SOS है और ये सेव अवर सोल और सेव अवर शिप है, डूबते हुए जहाज को बचाने का। वहीं दूसरी ओर असम के कामरूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और ऐसे में इस दौरान उन्होंने कहा कि अंदर ही अंदर लड़ाई कराना कांग्रेस का काम है। तो यहाँ असम और बंगाल के लोगों के बीच झगड़ा लगाना और अपर और लोअर असम के बीच झगड़ा लगाना और बोडो और नॉन बोडो के बीच झगड़ा लगाना, उन्होंने कहा कि ट्राइब और नॉन ट्राइब के बीच झगड़ा लगाना और राहुल बाबा की पार्टी की पहचान है। ऐसे में अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल बाबा ने अपना घोषणा पत्र बदरुद्दीन अजमल के मुताबिक बनाया है और ऐसे में अजमल जैसे नेताओं के साथ क्या कांग्रेस घुसपैठ रोक सकती है? तो यह अजमल की नजरें सीमा पर हैं। अजमल, आप दिवास्पृन क्यों देखते हैं? उन्होंने कहा कि आपको कोई चाबी नहीं मिलेगी। और ऐसे में असम के कामरूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अंदर ही अंदर लड़ाई लगाना उनका काम है और असम और बंगाल में लोगों के बीच झगड़ा लगाना और अपर और लोअर असम के बीच झगड़ा लगाना और बोडो और नॉन बोडो के बीच झगड़ा लगाना और ये सब बातें अमित शाह द्वारा कही गई। तो यहाँ अमित शाह ने यह भी कहा कि कामरूप जिला और हाजों के अंदर हमने 3740 गरीबों के मकान बनाए हैं और जिनमें से 1200 से ज्यादा अल्पसंख्यक भाइयों के मकान हैं। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1700 मकान बनाए गए हैं। तो यहाँ शाह ने कहा कि हमने वादा किया कि असम और नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू को कागज में और अन्य दूसरे उत्पादों में परिवर्तित करके असम की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। और यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि असम के हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे में असम भारत की स्पोर्ट हब बने, इसलिए कि 2038 के लिए एशियाई खेलों के लिए गुवाहाटी को तैयार करने का काम किया जाएगा। उधर दूसरी ओर जागो पार्टी ने गुरुद्वारा कमेटी के उपचुनावों के लिए पार्टी की तरफ से दिल्ली में चुनावों को लेकर 16 उम्मीदवार के नाम कल जारी किए थे और ऐसे में 14 नाम जारी किए और इस दौरान लोगों की भीड़ जमकर उमड़ी। और ऐसे में पार्टी के बड़े नेता सरदार मनजीत सिंह और उनके लोग यहाँ ये भूल गए कि दिल्ली में कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लोगों से अपील भी कर रही है कि जनता मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। पर यहां जागो पार्टी ने दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। जागो पार्टी ने आज अपने चुनाव प्रचार के लिए 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली गुरुद्वारा के अंदर कमेटी के अंदर जो चुनाव होने हैं उसके लिए कोशिश की जा रही थी लगातार जागो पार्टी कहीं ना कहीं उसके अंदर जीत के हासिल करे। मगर जिस तरीके से 16 उम्मीदवारों के जो नाम कल घोषित किए थे और 14 उम्मीदवारों के नाम जो आज घोषित करे, तो देखना होगा दिल्ली के अंदर जागो पार्टी या गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से कितनी बड़ी जीत की उपलब्धि हासिल करती है। मगर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से जागो पार्टी ने आज दिल्ली के कार्यालय के अंदर चुनाव प्रचार के लिए जो 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित करे, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो कोविड के लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या फिर कहें कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन थी उसकी कम से कम जम के धज्जियां उड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया गया, जनता बिल्कुल वहां पर उमड़ी हुई थी और यहाँ तक भीड़ इतनी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा था। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। मगर जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियां भी इस तरीके का उल्लंघन करेंगी तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति किस लेवल पर जाती है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए पुलिस चौकी पांडव नगर के निकट दतियाना जलीलपुर मार्ग पर गुजर रही भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्राली में अचानक आग लग गई और ऐसे में देखते ही देखते ट्राली में भरे भूसे ने आग पकड़ ली और जिसे मौके पर अफरा तफरी मच गई। और ऐसे में बताया जा रहा है कि मजदूरों और ट्रैक्टर चालक ने कूदकर जान बचाई और खेतों में काम कर रहे किसानों ने किसी तरह आग बुझाई। तो यहाँ जानकारी मिल रही है कि एक युवक दोपहर दतियाना की ओर से ट्रैक्टर ट्राली में भूसा भरकर ला रहा था और ऐसे में भूसे की ट्राली पर कुछ मजदूर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली पांडव नगर चौकी के पास पहुंची तभी बीड़ी की चिंगारी से भूसे में आग लग गई। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि आग की लपटें उठने पर ट्राली पर बैठे मजदूरों और ट्रैक्टर चालक ने कूदकर जान बचाई। और यहाँ ट्राली में आग की लपटें उठती देख आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने मजदूरों के साथ बालू डालकर आग पर काबू पाया। उधर यूपी के सिद्धार्थनगर में गेहूं खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि अब की बार जिले में अभी तक 93 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और ऐसे में क्रय केंद्रों का प्रस्ताव जो मिल रहा है उन्हें जल्द ही स्थापित कर दिया जाएगा। जबकि पूरे प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं जिले में खरीद का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है और यहाँ शासन की मंशा है कि 15 जून तक जो भी गेहूं आएंगे उनकी खरीद की जाएगी। आपको यहाँ बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गेहूं खरीद शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। गेहूं खरीद के लिए जनपद में अभी तक जो है विभिन्न क्रय एजेंसियों के 93 क्रय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और क्रय केंद्रों का प्रस्ताव मिल रहा है तो उसको शीघ्र ही जो है स्थापित कर दिया जाएगा। इस वर्ष जो है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पूरे प्रदेश का गेहूं का क्रय लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, लेकिन जनपदों में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार की योजना है कि 15 जून तक जो भी जो है गेहूं आएगा। चलिए आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तो बड़ी खबर तमिलनाडु में कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो यहां आपको जानकारी दे दें कि मुख्य सचिव राजीव रंजन ने बड़ा आदेश दिया है। इस वक्त की अहम जानकारी, तमिलनाडु में कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। बता दें आपको कि इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर लगातार जारी है, उसी के मद्देनजर अब 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो यहां आपको बता दें कि तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक लिंक नहीं कराए हैं तो आपके लिए यहां राहत की बड़ी खबर है। ऐसे में सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर अब 30 जून 2021 तक कर दिया है। बता दें कि केंद्र ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को लेकर इस तरह के फैसले लिए हैं कि आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 तय कर दी है और अब लोगों के पास 3 महीने का अतिरिक्त समय है। बता दें कि इससे पहले पैन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख आज की गई थी और ऐसे में इस दौरान लोड अधिक बढ़ने से आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश भी हो गई थी। हालांकि कुछ देर बाद फिर से काम करने लगी थी और लेकिन यहां विभाग की वेबसाइट क्रैश होने की वजह से 31 मार्च को आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लग जाता है। लेकिन अब लोगों को 3 महीने की राहत मिल गई है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कई अहम फैसले लिए गए हैं और ऐसे में इसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। तो यहां आपको बता दें कि रोहतक से जिला प्रधान रणधीर काला ने बताया कि सरकार जब तक ये 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसान चुप नहीं बैठेंगे और यह आंदोलन इसी तरह से यूं ही चलता रहेगा। और जिसके चलते रोहतक स्थित छोटू राम चौक पर सर छोटू राम जी की प्रतिमा के आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा और आने वाले समय में FCI ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा।
है उसमें मेहनत करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। और जो ये आंदोलन चला हुआ है इसकी सच्चाई आंदोलन चला हुआ है सरकार को हम बताएंगे, पहुँचाएंगे इस बात को और सरकार से अनुरोध करेंगे, बार बार करेंगे ताकि हमारी सुनवाई करी जाए, ताकि देश में प्रदेश में शांति बने रहे और इस आंदोलन की समस्या का हल करने का कष्ट करें। और जो भाई हमारे अध्यक्ष जी हैं जहाँ भी जिम्मेवारी लगाएंगे हम उस पर प्रेम करेंगे। आज हमने हमारे बड़े भाई चेयरमैन साहब हैं अपने चांद सिंह कुंडू टिटोली से, इनको हरियाणा प्रदेश का अपने का संगठन सचिव नियुक्त किया सर। और मेरा भाई रणधीर काला भगवतपुर से कल छोटू राम के स्टैचू आकर छोटू राम चौक के ऊपर अनशन के ऊपर बैठे हैं। जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी ना तब तक ये भूख हड़ताल अपनी खोल लगे नहीं। कहाँ पे बैठोगे जी आप कल? छोटू राम के चौक पर छोटू राम के स्टैचू में आके रोहतक। कौन कौन बैठेगा जो? हमारा भाई अकेला बैठेगा, एक जिला प्रधान है मेरा, ये रोहतक से जिला अध्यक्ष है हमारे ग्रुप का, और इसके साथ 150 पावत साथ में रहेंगे। कल हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ये निर्णय हुआ है कि आने वाली 5 तारीख को एफसीआई के ऑफिसों का घेराव किया जाएगा। वहीं आने वाली 10 अप्रैल को केएमपी को भी 24 घंटे के लिए पूर्ण तरह जाम कर दिया जाएगा। काला पहलवान अंबावती जिला अध्यक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रोहतक में कल से बैठ जाएंगे। वो तीनों कृषि कानूनों को जब तक वापस सरकार नहीं लेगी तब तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। एनबी न्यूज के लिए विकास ओलान, रोहतक। उधर यूपी के बस्ती में बालकृष्ण हत्याकांड मामले का खुलासा हो गया है। ऐसे में पुलिस ने मामले में संलिप्त एक अभियुक्त प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बालकृष्ण और अभियुक्त प्रदीप यादव से विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि घटना के दिन बालकृष्ण और प्रदीप यादव के बीच आपस में कहासुनी हुई और ऐसे में मामले पर एसपी आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। 28 मार्च की शाम को एक प्रॉपर्टी डीलर बालकृष्ण विश्वकर्मा की हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में 28-29 की रात्रि में थाना मुंडेरवा पर 302 का मुकदमा वादिनी सीमा विश्वकर्मा की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो टीमें लगाई गई थी उनके द्वारा मुखबिरों से जानकारी करके प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करके और सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें एक अभियुक्त प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप यादव भी पेशे से ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और ये दो मृतक और अभियुक्त दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। इसी क्रम में घटना की शाम को दोनों जब बाजार में थे तो आपस में इनकी कहासुनी हुई। कहासुनी आगे चलकर लड़ाई में तब्दील हो गई, जिसमें अभियुक्त द्वारा मृतक के चेहरे पर कई ठोकरें मारी गई, जिससे बाद में मृतक की अपने चोटों से मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभी आगे की विवेचना प्रचलित है। हम आगे सभी पहलुओं से इस विवेचना पर ध्यान दे रहे हैं। आगे जो बातें निकल के आती हैं उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। 28 मार्च को बस्ती जनपद के मुंडेरवा में आपसी विवाद में एक बालकृष्ण नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। आज उस हत्या का बस्ती पुलिस के मुंडेरवा एसओ ने अनावरण कर दिया है और घटना में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि पिछले 28 मार्च की रात में यानी कि होलिका दहन का दिन था वो, और उसी वक्त कुछ ज़मीनी विवाद का मामला पहले से ही था। उसी ज़मीनी विवाद को लेकर के घात लगाए लोगों ने बालकृष्ण के ऊपर हमला कर दिया था। घायल अवस्था में उसे बस्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे इलाज के दौरान होली के दिन यानी 29 मार्च को बालकृष्ण ने दम तोड़ दिया था। ये घटना बस्ती पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी, जिसका अनावरण आज बस्ती पुलिस ने सफलतापूर्वक कर दिया है। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, एएनबी न्यूज़, बस्ती।
चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पहुंचे 3 और राफेल विमान। तो अहम जानकारी इस वक्त की एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यूएई के आसमान में भरा ईंधन। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिना रोके यहाँ राफेल भारत पहुंचा है। तो यहाँ इस वक्त की अहम जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पिछले साल चीन सीमा पर यह ताकत दिखाई गई थी। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, अप्रैल के मध्य में 9 और राफेल भारत पहुंचेंगे। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ इस वक्त की अहम जानकारी, 3 राफेल विमान भारत पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएई के आसमान में ईंधन भरा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।